तो हेलो मेरे ओताकू दोस्तों, मैं हूं आपका ओताकू नेवा। तो आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं नारुतो के रिलेटेड एक व्हाट इफ वीडियो। अगर इस वीडियो में तुम्हें वॉइस की गड़बड़ी लगे तो माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मुझे सर्दी लग चुकी है और सर्दी लगने के बाद भी वीडियो बना रहा हूं, तो इस बात पे लाइक तो बनता है। और स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। व्हाट इफ नारुतो was the brother of काकाशी हताके। कहानी की शुरुआत होती है साकुमो हताके से, जो कि अपने बेटे काकाशी हताके के साथ एकेडमी से लेकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। और तभी काकाशी हताके अपने बाप साकुमो हताके से हताके क्लैन के बारे में पूछता है। और सकुमो कहते हैं कि बहुत सालों पहले एक ऐसी बीमारी आई थी जो ज़्यादातर हताके क्लैन के लोगों को ही असर कर रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर हताके क्लैन के मेंबर्स मारे गए। वैसे हम दोनों बच गए, यानी कि तुम्हारी माँ और मैं बच गए, पर कुछ सालों बाद तुम्हारी माँ को भी वही डिजीज़ लग गई जिसके चलते तुम्हारी माँ भी मर गई। और इसीलिए हताके क्लैन के मेंबर्स इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हताके क्लैन के 2-3 ही मेंबर हैं आज भी। जैसे कि मेरा एक दोस्त है और उसके बाद तुम हो और उसके बाद मैं हूँ जो कि हताके क्लैन से बिलोंग करता है। बाकी के सारे हताके क्लैन के मेंबर्स सालों पहले ही मारे जा चुके हैं। और उसके बाद सकुमो और ककाशी चले जाते हैं अपनी घर की तरफ। और जब वो दोनों अपने घर के अंदर छिपने वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक समनिंग डॉग मिलता है जो कि कहता है कि साकुमो तुम्हारा दोस्त बहुत ही बेहद मुश्किल में है, जो कि अब डिजीज के चलते कुछ सालों बाद ही मरने ही वाला है। तो उसकी आखिरी इच्छा ये है कि वो तुमसे मिल पाए। और इसके बाद साकुमो हताके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि चलो। वो तीनों लोग चले जाते हैं और उन्हें दिखता है एक झोपड़ी जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो होता है सकुमो हताके का दोस्त, जो कि डिजीज से सफ़र कर रहा होता है। और सकुमो हताके का दोस्त बोलता है कि इतने सालों बाद मिले हो सकुमो। और उसके बाद सकुमो कहता है कि तुम्हें ऐसी बीमारी कैसे हुई, तुम्हें तो इतने सालों तक बीमारी नहीं हुई थी, पर अचानक ऐसे कैसे। और तुम गलत कह रहे हो सकुमो, मुझे इस डिजीज ने पहले ही पकड़ लिया था, पर तब मैं बहुत ही जवान था और जवान होने की वजह से उस डिजीज को मैंने बहुत सालों तक झेल के रखा। पर जब मैं बूढ़ा होने लगा तब उस डिजीज को मैं सह नहीं पाया। और बाकी की कहानी तो तुम्हें पता ही है। सकुमो हताके का दोस्त कहता है कि उसकी जीवन अब इतनी ज्यादा बची नहीं है, वो ज्यादा देर तक अब सर्वाइव नहीं कर सकता। उसकी चाकरा जो कि थोड़ी ही बची होती है वो डिप्लीट होने लगती है, डे बाय डे मरने की कगार में होता है। और वो कहता है कि तुम अपने दोस्त की आखिरी इच्छा को पूरी नहीं करोगे। उसके बाद सकुमो कहता है कि हाँ, कौन सी इच्छा है तुम्हारी आखिरी, जो भी है मैं उसे फुलफिल करने की बहुत कोशिश करूंगा। उसके बाद सकुमो का दोस्त कहता है मेरी बीवी ऐसे ही डिजीज के चलते ही मारी गई थी और हमारा एक बच्चा हुआ था जिसका नाम हमने नारुतो हताके रखा था, और जो कि बहुत ही छोटा है। और अगर मैं मर जाऊंगा तो उसका देखभाल रखने के लिए कोई नहीं बचेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका देखभाल रखो एक पिता की तौर से और उसे अपना बेटा बना के रखो। और मुझे पता है कि तुम मेरे वादे को नहीं तोड़ोगे, तुम मेरी आखिरी इच्छा को पूरी होने ही दोगे। तो इसलिए अपने बेटे की तरह ही उसे पालना और उसे पता भी चलने ना देना कि उसका असली पिता तुम नहीं हो और उसका असली पिता पहले ही मारा जा चुका है। उसके बाद सकुमो हताके बहुत दुविधा में पड़ जाता है, पर उसने वादा दे दिया था, इसलिए सकुमो हताके कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी सारी की सारी विशेष को फुलफिल करूंगा, तुम्हारी आखिरी इच्छा को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद सकुमो हताके का दोस्त हंसते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम्हारा जैसा ऐसा दोस्त मिला जो कि मेरी आखिरी इच्छा को जाने नहीं देगा। उसके बाद सकुमो हताके का दोस्त आखिरी स्माइल करता है और उसके बाद सकुमो हताके का दोस्त अपनी बॉडी को त्याग कर देता है, यानी कि सकुमो हताके का दोस्त अब डिजीज के चलते मारा जा चुका है। उसके बाद सकुमो हताके बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसके बाद सकुमो हताके के दोस्त को फ्यूनरल करके वो दोनों चले जाते हैं और लेके जाते हैं अपने साथ नारुतो हताके को। हाँ, नारुतो काकाशी का पूरा का पूरा भाई नहीं था, फुल ब्लडेड उसका कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो उसे अपने एक छोटे भाई की तरह ही रखता है, जैसे कि इताची उचिया ने सास्के उचिया के लिए किया था। वो दोनों ब्लड रिलेटेड तो नहीं होते, पर काकाशी उसे अपना ही छोटा भाई समझ के रहता है और उसको बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता है। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि काकाशी हताके की जिंदगी तो सवर गई, पर नहीं बिड़ू,
ये नारुतो एनिमे है और इसमें बहुत हद तक हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती किसी को। और जब काकाशी हताके अपने भाई नारुतो हताके को बाहर घुमा के लेकर आ रहा होता है, जब वो अपने घर के अंदर छिपता है कि तभी उसे दिखते ही है अपने डैड सकुमो हताके की डेड बॉडी। बात ऐसी है कि जब सकुमो हताके एक मिशन पे गया था और उस मिशन में उसने अपने कॉमरेड्स को, अपने दोस्तों को मिशन के ऊपर रखा था, जिसके चलते विलेजर्स ने उसको बहुत ज़्यादा हेट करने लगे। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगे कि तुम ऐसे सिनेबी हो जिसने अपने कॉमरेड्स को ऊपर रखा एक मिशन के चलते और तुम्हारी वजह से ही मिशन फेल हो गया। उसके बाद इतने ज़्यादा ट्रॉमा झेलने के बाद सकुमो हताके अपनी ही जान ले लेता है। पर उसके बाद काकाशी को दिखता है एक ऐसा नोट जो कि उसके ही पिता सकुमो हताके ने लिखा होता है और उसमें लिखा होता है, काकाशी मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी फादर की ड्यूटी को निभा नहीं पाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा नहीं पाया, पर मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने भाई जो कि नारुतो हताके है उसे कभी भी पता नहीं चलने दोगे कि तुम उसके असली बड़े भाई नहीं हो और मैं उसका असली बाप नहीं हूँ, और उसे अब भाई की तरह ही रखना और उसे अपने ही भाई की तरह प्यार देना और उसे मुसीबतों से बचाना। चाहे उस मुसीबत से बचाने के चलते तुम्हारी मौत क्यों ना हो जाए, तुम उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे करके रखोगे और उसे प्रोटेक्ट करोगे अपनी आखिरी सांस तक। उसके बाद काकाशी हताके का हाथ में जो नोट होता है वो अपनी डैड की डेड बॉडी के पास रखता है और कहता है कि फादर, मैं आपकी इच्छा को जाया नहीं होने दूंगा और आपकी इच्छा को पूरा करके रहूँगा। और उसके बाद हमें दिखा जाता है सकुमो हताके का फ्यूनरल और उसके ही कुछ सालों बाद काकाशी को एक टीम में रखा जाता है, गेनिन टीम में, जिसमें होते हैं ओबिटो उचिहा, रिन नोहारा और उनके सेंसे होते हैं मिनातो नामिकाजे। और एक दिन उन्हें एक मिशन मिलता है कैनन की ही, और कैनन की ही तरह वो अपने मिशन को फुलफिल करने जा रहे होते हैं कि ओबिटो रॉक के नीचे दब जाता है। उसके बाद रिन मारी जाती है काकाशी के ही चिदोरी के, और इसके चलते काकाशी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुका होता है। वो एक इविल पाथ को चूज करने वाला होता है कि तभी उसे अपने भाई नारुतो हताके की याद आती है, जिसके चलते वो इविल पाथ को चूज नहीं करता क्योंकि अब उसके पास एक रीज़न है जीने के लिए, उसका भाई नारुतो हताके। इसलिए वो अब कैनन की तरह उतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज नहीं होता। फिर भी उसके दिल में अभी भी वही बात चल रही होती है कि कैसे उसके ही कारण उसकी दोस्त की मौत हो गई थी। और हमारी स्टोरी बहुत हद तक सेम ही रहती है, जिसके चलते ओबिटो बच जाता है मादारा की वजह से और वो अटैक कर देता है लीफ विलेज में नाइन टेल्स की मदद से। और इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा ही चेंज आता है तब जबकि कुशिना और मिनातो का सन जो कि डेड पिता होता है, यानी कि वो मर जाता है पैदा होने के बाद ही। और अब कुशिना और मिनातो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, पर उन्हें अभी भी लग रहा होता है कि विलेज को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो दोनों समन हो जाते हैं विलेज की पार जहाँ पे कुरामा अपना औकात दिखा रहा था। और उसके बाद वो दोनों कुरामा को सील करने जा रहे होते कि तभी कुरामा उन्हें स्टैब कर लेता है, पर उसी वक्त काकाशी आ जाता है और काकाशी को मिनातो और कुशिना कहते हैं कि जल्दी से जाके अपने भाई को लेकर आओ, हमें पूरा भरोसा है कि तुम और तुम्हारे भाई इस विलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम नाइन टेल फॉक्स को तुम्हारे भाई के अंदर सील करेंगे और वादा करो कि तुम इस विलेज को प्रोटेक्ट करोगे। और उसके बाद ना चाहते हुए भी काकाशी हाँ कहता है और रोते हुए कहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। उसके बाद मिनातो रिपर डेथ सील का यूज करता है, जिसके चलते हाफ कुरामा काकाशी के भाई नारुतो हताके के अंदर सील हो जाता है। और इसके बाद कुशिना और मिनातो कैनन की तरह ही मारे जाते हैं। तो गाइस हमारी स्टोरी यहीं तक थी। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा देना। तब तक के लिए मैं हूं आपका ओताकू नेवा।